जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान हमारे पड़ोस का एक ऐसा निकम्मा, नकारा, नालायक तरीके का देश जो क्लास के उस लड़के की तरह है जो हमेशा क्लास में किसी ना किसी को कान में जाके बोलता रहता है, मुझसे डर के रहना, मेरे पास चाकू है, मुझसे डर के रहना, मेरे पास चाकू है, मैं चाकू मार दूंगा, मैं ब्लेड मार दूंगा, मैं प्रकार मार दूंगा। इस तरीके का एक क्लास में लड़का हमेशा घूमता रहता है और वो अपनी बदमाशी दिखाने के लिए हर किसी को यही कहता रहता है। इसे शायद गीदड़ भभकी कहा जाता है। हमारी क्लास में भी एक लड़का था। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ किया है और इस बार मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी वीरू इफेक्ट वाली, वैसा ही कुछ मामला अभी है। और वो वीरू इफेक्ट अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि असलियत में पाकिस्तान ने क्या किया। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान फॉरएवर इंडिया का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ लाइक अ जोक, समझे। हमारा दोस्तों एनसीईआरटी का कंसेप्टर जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इस कंसेप्टर बैच के अंदर हम क्या करेंगे, आपको आईएएस पीसीएस में आने वाला जीएस के बेसिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस बैच के अंदर एडमिशन लेकर इस बैच अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फीस हमने कुछ खास नहीं रखी है दोस्तों, मुझे पता है सबकी हालत ख़राब है और सबको पढ़ने का अधिकार है। तो 500 रुपये, 500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग हमने इस फीस चार्ज रखी है। उसके बाद आप इतनी फीस पे करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान दुनिया का एक सरदर्द है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ऐसे में मामला क्या है, मामला है इमरान खान का। इमरान खान ने पाकिस्तान के अमेरिका के एक एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और उस न्यूज़ चैनल के अंदर उनसे जब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उनका सीधा सीधा आंसर था कि अगर कश्मीर मामले का सॉल्यूशन हो जाता है, अगर कश्मीर, उनसे क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, तो यहीं पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनसे साफ जवाब दे दिया गया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब कश्मीर के लिए है, यानी अगर कश्मीर के मामले को सॉल्व कर लिया जाता है तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर बड़े सारे सवाल उठकर आ जाते हैं। हालांकि थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें कि पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी जो दे रहा है, तो सवाल ये है वो ऐसी धमकी क्यों दे रहा है, वाई? तो सीधी सी बात ये है दोस्तों, टू attract the attention of this world, attention of this world। इस दुनिया की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये बता रहा है कि कश्मीर इशू कितना ज्यादा, सीवियरिटी ऑफ दिस इशू, इस इशू की, इस मुद्दे की जो कठोरता है या गंभीरता है उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये दुनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को लगाम नहीं लगाती, अगर ये दुनिया कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देती और इंडिया जो लगातार उसमें चेंजेस कर रहा है उस पर पाकिस्तान का साथ नहीं देती और इंडिया को कंट्रोल नहीं करती, तो ये इससे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। अब सवाल यही है, ये बयान देने की नौबत क्यों आई? ये बयान देने की नौबत इसलिए आई कि एक जो तारीख मेरे हिसाब से अगर 21st सेंचुरी की जो पहली गोल्डन डेट ऑफ इंडिया है वो 5 अगस्त 2019 है, 5 अगस्त 2019 है, जो इंडिया का एक बड़ा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। पार्शियल इंटीग्रेशन में एक बड़ा इंटीग्रेशन जो था वो कंप्लीट हुआ। इस 5 अगस्त को कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया गया, कश्मीर के स्टेटस चेंज की वजह से पाकिस्तान एक तरफ यहां पर पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यहां पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाई। अब पाकिस्तान की आर्मी अगर कुछ नहीं कर पाई तो यहां आप लोग समझ सकते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा फेल्योर था और इस फेल्योर की वजह से उसे एक फेस सेविंग
कोई इशू नहीं मिल रहा, अपना चेहरा बचाने के लिए कोई मामला नहीं मिल रहा। यही एक रीजन है। और दूसरी बड़ी बात यह कि 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, वो असलियत में पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेल्योर है। डिप्लोमेटिक फेल्योर है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली किस तरीके से फेल हो गया। और क्यों वहां पर डिप्लोमेटिक फेल्योर? क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जिस तरीके से आइसोलेट होता चला गया, अलग थलग पड़ता चला गया, और पूरी दुनिया के देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मना कर दिया, और पूरी दुनिया एक तरीके से इंडिया के साथ खड़ी हुई नजर आई, और यहां तक कि पाकिस्तान की हालत तक खराब हो गई। सऊदी अरेबिया से लेकर दुनिया के दूसरे देशों के साथ बातचीत करने का भी मामला छूट गया और सब चीजें खत्म हो गई। ऐसे में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। और यहां इंडिया की गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए। यहां पर मैं मानिए यहां पर 3 जो तिगड़ी है, ये 4 की तिगड़ी, अब तो 4 की जो 4 का जो एक क्वाड है, वो इंडियन क्वाड जो है, इंडियन क्वाड, ये इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक क्वाड मैं आज के दिन मानता हूं। इंडियन क्वाड में एक तरफ आपके पीएम हो गए, दूसरी तरफ आपके होम मिनिस्टर हो गए, तीसरी तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हो गए, और चौथी तरफ आपके एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए। ये जो 4 हैं, इन 4 ने कश्मीर इशू को जिस तरीके से हैंडल किया, और कश्मीर के इंटरनल मैटर को तो होम मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एनएसए ने, डिप्लोमेसी को फॉरेन मिनिस्टर ने, और पॉलिटिक्स को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल किया, यकीन मानिए आपका विपक्ष पस्त है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, वो पस्त है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान और चाइना, खासकर पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टेररिस्ट जो हैं अंदर घुसते हैं, घुसते ही पैर रखते ही उनको मार डाला जाता है, उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और सिक्योरिटी वगैरह सारी की सारी बिल्कुल चाक चौबंद है। तो इस तरीके से अगर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो इंडियन क्वाड है, मैं इसे नाम दे रहा हूं, वैसे ज्यादा इसे सीरियसली मत लेना, इंडियन क्वाड ने जिस तरीके से कश्मीर इशू को हैंडल किया, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, और सबसे बड़ी बात डिप्लोमेटिक विक्ट्री। बिना एक गोली चलाए जिस तरीके से कश्मीर की पूरी सिस्टम को बदल दिया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जिस तरीके से, हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से अब कश्मीर की सारी लीडरशिप से बात कर रहे हैं, और वहां पर कुछ दोबारा से बड़ा चेंज होने जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पेट में दोबारा से गड़बड़ है। और सबसे बड़ी खास बात, पूरी दुनिया के अंदर इन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहां पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, हालात खराब हैं। यहां पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसी को भी अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जिस तरीके से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हालात ये हैं कि अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड है, और हालात इतने बुरे हैं कि आर्मी वर्सेस सिंध पुलिस जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आर्मी वर्सेस सिंध पुलिस जिस तरीके से दिखाई दे रही है, आमने सामने खड़े होकर इनके बीच में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, यानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी देश के अंदर भी कम हो चुकी है। अब जिस तरीके से अलग अलग तरीके से रिवोल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो अभी मजबूरी समझिए भारत ने कश्मीर मुद्दे को लगभग खत्म कर दिया, और अगर वो बचा भी है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बचा है जो भारत में मिलना बाकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दा बचा नहीं है। और अगर यहां पर जम्मू कश्मीर स्टेट को, जम्मू और कश्मीर में से जम्मू को अगर अलग कर दिया तो कश्मीर कुछ किलोमीटर स्क्वायर का इलाका बच जाएगा, जो पूरी दुनिया के अंदर एक डॉट के बराबर दिखाई देगा। और वहां पर भी बड़ा वाला पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, छोटे वाला इंडिया। अब ऐसे में पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा चारों तरफ से करें क्या। तो यहां पर उसके पास लास्ट वाला वीरू इफेक्ट नजर आता है, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब आप यहां समझिए कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री की वजह से ही बार बार ये सब ड्रामे हो रहे हैं। क्यों?
आप एक बयान को अगर सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि पाकिस्तान, तो असलियत में इतना मत देखिए, इसके आगे का पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि असलियत में सिर्फ इस बयान से पहले और क्या आया है। इससे पहले बयान से पहले जो तुलु न्यूज एक अफगानी न्यूज चैनल है, उसको दिए इंटरव्यू, किसने दिया? शाह महमूद कुरैशी ने दिया। अब शाह महमूद कुरैशी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उनका इस स्टेटमेंट को देखिए और यहां पर इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन को देखिए। यहां इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन इसमें नजर आ रही है कि भाई वो हमारे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा नहीं, कि प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया की प्रेजेंस है वो मोर देन रिक्वायर्ड है। यानी, और उसमें वो ये कह रहे हैं, एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि तालिबान इज पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि तालिबान एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है was a शहीद। वो ये कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद था। आज का ही न्यूज है, आज या कल सुबह का या कल जैसा भी है। अगर आप देखें तो तालिबान को पीसफुल बताना, ओसामा बिन लादेन को शहीद बताना और इंडिया को यह बताना कि इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। अब यहां यह फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि वो इंडिया पर एलिगेशन लगा रहे हैं, इंडिया की जो अफगानिस्तान पर पकड़ मजबूत है और इंडिया जो तालिबान के साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश कर रहा है, वो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा नजर आ रहा है। अब एक तरफ यहां तालिबान खड़ा हुआ है जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया खड़ा हुआ है और दोनों के बीच में एक तरीके का इस रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह के हालात बन चुके हैं, सिंध लगभग पाकिस्तान से अगेंस्ट खड़ा हुआ है और जिस तरीके से पुलिस और आर्मी के बीच में खुली झड़प हो रही है वो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और यही रीजन है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। अब यहां पर एक पॉलिसी इस्तेमाल होती है, उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ध्यान भटकाओ। ध्यान भटकाने के लिए क्या किया? ध्यान भटकाने के लिए क्रिएट करने की कोशिश है फियर ऑफ वॉर, युद्ध का डर। युद्ध का डर दिखाओ, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर का डर दिखाओ, गीदड़ भभकी दो और उसके बाद अपना काम निकाल जाओ। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा किसको मिलेगा और क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन चलो करके देख लेते हैं दोस्तों। डिस्कशन पाकिस्तान के ऊपर ही है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो तालिबान को पीसफुल बता रहा है, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि भाई तालिबान जो है वो पीसफुल है। दूसरी तरफ वो ये बता रहा है कि ओसामा बिन लादेन वॉज ए शहीद, लादेन जो था वो शहीद था। तीसरी तरफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि भाई वो अपने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। समझे? उसके बाद सोचकर देखिए यहां पर इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान ये तीनों के तीनों काम कर रहा है और न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना और सब चीजें, और जिस तरीके से फ्रांस के मामले में फ्रांस नाराज है, जिस तरीके से अमेरिका के मामले में कल पर इसी इंटरव्यू को के अंदर अमेरिका को साफ कह दिया कि हम आपको एयर बेसिस नहीं देंगे, तो यहां असलियत में हो क्या रहा है? यहां असलियत में अमेरिका प्लस जो यूरोपियन यूनियन है उसके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, उसको नाराज कर रहे हो। और जिस तरीके से इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हमले की बात कर रहे हो, उनके दिमाग में तो पहले ही एक बात है कि आप FATF के गुनहगार हैं। अब वो सिर्फ कुछ नहीं करेगी, आपको ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेगी। और जैसे ही आपका ब्लैक लिस्ट में हुआ, इकोनॉमी से बंटाधार हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान
जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाए। क्योंकि टेररिस्ट स्टेट की डेफिनेशन क्या है? टेररिस्ट स्टेट की डेफिनेशन यही तो है कि आतंक फैलाने वालों को समर्थन दो और धमकियां देते रहो। यस, कम से कम भले ही उसको ऑफिशियली डिक्लेयर ना करें, लेकिन पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के दिमाग में एक बात जाएगी कि पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट स्टेट, कि पाकिस्तान जो है एक आतंकी देश की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है। जैसे ही ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान आतंकी स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसका सीधा सीधा आउटकम पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। आउटकम इस तरीके से होगा कि इसको फिर संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों, गीदड़ भभकी है और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहां पाकिस्तान भूल चुका है कि हम लोग अपनी इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ चुका है और क्लियर वर्ड्स में डिक्लेयर कर चुका है कि भैया हम इंतजार नहीं करेंगे कि सामने वाला देश मेरे ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके, 2-4-10 लाख बंदे मारे, 50 लाख बंदे मारे और उसके बाद हम रिटेलिएट करें। अगर हमें डर है, हाँ, हमारे मनोहर पर्रिकर साहब जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने 2016 में साफ कह दिया था कि अगर हमें लगा कि सामने वाला हमारे ऊपर हमला कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर कर सकता है, तो हम उस पॉसिबल न्यूक्लियर थ्रेट को उसके घर में घुसकर मार सकते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को उसी टाइम पर एक तरीके से स्वाहा मान लिया गया था कि खत्म हो चुकी है। और उसके बाद इंडिया की न्यूक्लियर डेटरेंस से पाकिस्तान अगर वाकिफ नहीं है तो वो उसकी बचकाना हरकत है, पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है। ठीक है, 3 स्टेज स्ट्रेटेजी, और जिसे कहते हैं कि मतलब सेकंड लाइन और थर्ड लाइन डिफेंस इंडिया के तीनों के तीनों तैयार हैं, पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, गीदड़ भभकी है, डरने की जरूरत नहीं है, बोलते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड है। ये गली का एक वो टपोरी टाइप का है जो चौड़ा होकर कॉलर ऊपर करके घूमता रहता है, 2 कान पे पड़ने के बाद वो घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगने लग जाता है। और पाकिस्तान की तो वो हालत है कि डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि पूरे मोहल्ले के अंदर शोर मचा चुका है कि भाई आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना मैं लड़ पड़ूंगा। और इस बार तो मोहल्ले में से कोई झांक के भी नहीं देख रहा, ऊपर से उसे गालियां और बक रही हैं कि लड़ेगा तो पिट जाएगा, रहने दे, बैठ जा आराम से। ये हाल पाकिस्तान का है, एक टपोरी की तरह। और यहाँ इंडिया चुपचाप बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, क्योंकि उसकी जो पिछली जो मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी वो गजब है, और वो हालात पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में जो भी इसमें होगा दोस्तों, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टाइप की जो भी बात है यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा देख लें। और उसके बाद सबसे मेन बात ये है दोस्तों, हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कर दें ताकि, और सब्सक्राइब भी करें ताकि लोगों को हमसे जुड़ने का मौका मिले। धन्यवाद।